हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसे हो विद्यार्थियों आप सभी? अच्छे हो? चलो ठीक है भई, अच्छी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी तरह से पढ़ते रहो, क्लासें लेते रहो आप और नई-नई चीज़ें सीखते रहो। बच्चों, बहुत से विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ। आप व्यू तो कर रहे हो, देख तो रहे हो आप वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो कर लो भई, सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? देखो ऊपर मेरी वीडियो चल रही है और नीचे की तरफ आपको लोगो दिख रहा है जिसमें मेरी फ़ोटो है और उस लोगो की फ़ोटो के जस्ट फ़ोटो के सामने जो है, वो सब्सक्राइब लिखा हुआ है। इस तरह से फ़ोटो है मेरी और यहाँ जस्ट सामने जो है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इस बटन को प्रेस कर दो आप और इस बटन को प्रेस करने के बाद में बेल आइकन आएगा, तो उस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ, तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। ठीक है? ये छोटा-सा काम है, ये करो पहले। और अब अपने शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी क्या है? पिछली क्लासों में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम जो है इतिहास के जो स्रोतों के बारे में सबसे पहले अपन ने बात की थी। उसके बाद अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जाके देख लें, ताकि आपका एक टॉपिक इतिहास का क्लियर हो जाए, अच्छे से आप चीज़ों को समझने लगें, आपका आधार बन जाए। और यही मेरा उद्देश्य है कि आपको क्लासें तो आपको बहुत मिलेगी, देखो यूट्यूब पर खूब सारी क्लासें हैं, बहुत से टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो डाल रखे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, जो मेरी क्लास ले नहीं पाते हैं, तो बहुत से बच्चे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी टीचर से जुड़ जाते हैं, जुड़ाव हो जाता है उनका, तो वो चाहते हैं कि हमारे वही टीचर जो है हमें पढ़ाए, ठीक है? तो इसलिए ये वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है आपके लिए विद्यार्थियों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करो साथ वालों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मेरा उद्देश्य आपको केवल और केवल फैक्ट, तथ्य बताना नहीं है। इतिहास में खूब सारे तथ्य हैं, भरे पड़े हैं किताबों के अंदर। मेरा उद्देश्य आपको तथ्यों तथ्यों को बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप में एक समझ विकसित होनी चाहिए। इतिहास विषय को आप समझें, आप जानें इसको। जो विषय के प्रति आपके अंदर एक बोरियत है, उस बोरियत को खत्म करना है मुझे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से अपने को पढ़ना है, ठीक है? बहुत से विद्यार्थी जो है ऑफ़लाइन वाले, वो मुझे ये भी कहा कि सर आप अपना फेस नहीं दिखा रहे हो, आप तो ऐसे वीडियो बना रहे हो। तो भई आपको फेस से क्या करना है? आप तो अपनी तैयारी में ध्यान रखें, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ उसके ऊपर फ़ोकस रखें। फेस नहीं दिखाने का कारण इतना ही है कि अभी थोड़ी संसाधनों की मेरे पास कमी है ना? बोर्ड वगैरह लगाना पड़ता है, लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, साउंड की भी एक व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाकर के वो फेस वाली वीडियो स्टार्ट होती है। तो वो सब भी करेंगे, वो सेटअप भी मैं करूँगा, स्टार्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल ऑफ़लाइन विद्यार्थियों को तो पता है कि मैं एक्चुअल में अपने जो मेरा होम टाउन है, वहाँ मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी जगह पर जाकर के जॉब कर रहा हूँ और कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। तो वहाँ पर यहाँ मैं पॉसिबल नहीं है, घर हूँ तो मैं फिर भी पॉसिबल हो जाए, एक लैब बना दूँ, एक रूम बना दूँ, मैं स्टूडियो सेटअप लगा दूँ और वहाँ पर क्लासें मैं लेनी शुरू कर दूँ। लेकिन यहाँ बाहर रह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। काफ़ी तरह के डिस्टर्बेंस हैं, इसलिए वजह से मैं वो फेस वाली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप ये मत समझना, आने वाले समय में वो फेस वाली वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जो है अपना कांसेप्ट क्लियर करना है, आपको बेसिक जो पकड़ है इतिहास में वो बनानी है। तो इन वीडियो को देख कर के भी आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना? और फेस तो चलो फेस भी दिखा देंगे भई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? तो ये भी इच्छा आपकी पूरी करेंगे जल्दी ही। फिलहाल हम इसी से पढ़ेंगे, यहीं से आप पढ़ना जारी रखें अपना, तैयारी रखें, तैयारी को छोड़ना नहीं है, वीडियो कंटिन्यू देखने हैं आपको, ठीक है? मेरे देखें या किसी और के देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी आप जो है बीच में आपकी टूटनी नहीं चाहिए, लगातार आपको स्टडी करनी है, ठीक है? चलो बातें बहुत हो गई, आ जाओ अब आज की कहानी की तरफ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में बच्चों, सबसे पहले वैदिक सभ्यता नाम आते ही आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए, मस्तिष्क में आपके प्रश्न आना चाहिए कि इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? आखिर क्यों कहा इसे वैदिक सभ्यता? सिंधु सभ्यता को तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता कह दिया। इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि वेद वेद जो कि बच्चों हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हमारे सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता को जानने के सबसे भारतीय संस्कृति को जानने के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो कि वेद हैं। और हमारी ये जो वैदिक सभ्यता है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? वेदों में मिलता है। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कह दिया गया? वैदिक सभ्यता कह दिया गया। पहली बात, क्यों कहा गया वैदिक सभ्यता? क्योंकि इस सभ्यता का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है। कितने हैं वेद? बताओ, वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सही, 4 4 वेद है हमारे। कौन-कौन से हैं बताओ? हाँ, बोलो, बोलो, शर्माना नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, आगे सामवेद और फिर अथर्ववेद। वेरी गुड, आता है आपको तो। 4 वेद है हमारे बच्चों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन वेदों के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति का उल्लेख है। इसीलिए हमारी ये जो सभ्यता है, इसे क्या कह दिया गया? वैदिक सभ्यता कह दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, साथ में लिखते रहें, लिखना भी है, ये नहीं है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप भी नहीं लिखोगे।
ठीक है? मैं समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इसलिए लिख कम रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो पॉज़ करके मेरी जो बात है उसको कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको आगे तक वो याद रहे। ठीक है? कंजूसी नहीं करनी लिखने में बिल्कुल भी। हाँ, आलस मत करना। चलो, क्लास में तो करते हो आप आलस, पता है मुझे। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो। वहाँ तो मैं रुकता नहीं हूँ, क्लास में तो लगातार बोलता हूँ। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो रोक करके लिख सकते हो। ठीक है? तो पहला बिंदु कि वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों के अंदर हमारी इस सभ्यता का ज़िक्र किया गया है, पूरा वर्णन किया गया है कि वैदिक जो सभ्यता के लोग थे, वो क्या खाते थे, किस तरह रहते थे, जीवन कैसे चलाते थे, व्यापार वाणिज्य कैसे करते थे, ठीक है ना? कपड़े कैसे पहनते थे, भोजन सामग्री क्या करते थे, खाते थे। ये सारी बातें, इनका ज़िक्र हमारे वेदों में मिलता है। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कह दिया गया? वैदिक सभ्यता कह दिया गया, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये है कि ये जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी ये? ये सभ्यता बच्चों ग्रामीण थी। ग्रामीण सभ्यता एक शहरी सभ्यता होती है देखो। शहरी सभ्यता का मतलब है ऐसी सभ्यता जिसमें जो मकान मिले हैं, वो मकान एक सुव्यवस्थित ढांचे में है, एक संरचनात्मक रूप से मकानों का निर्माण लोगों ने किया था। साथ में पक्की नालियाँ मिलेगी आपको, मकान पक्के मिलेंगे, पक्की ईंटों के मकान मिलेंगे और सुव्यवस्थित रूप से मिलेंगे। एक नक्शा बना करके जब किसी नगर का निर्माण कर दिया जाए, तो वो उसको अपन शहरी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन ग्रामीण सभ्यता में क्या होता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई संरचना नहीं होती। आगे-पीछे मकान मिलेंगे, गलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी मिलेगी, नालियाँ टेढ़ी-मेढ़ी मिलेगी, ठीक है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया हुआ मिलेगा, कच्ची नालियाँ मिलेगी, निकासी कोई व्यवस्था नहीं होगी पानी की, कच्चे कुएँ मिलेंगे, समझ रहे हो? तो ये सब ग्रामीण सभ्यता में होता है ऐसा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, वो नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, नालियाँ पक्की मिली है, पक्का तालाब मिला है, स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, जो कि पक्की ईंटों के बने हुए हैं, ठीक है ना? तो इसी वजह से उसको शहरी सभ्यता कह दिया गया, जबकि वैदिक सभ्यता जो है, वो कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। ग्राम्य जीवन था उनका, ग्रामीण स्वरूप था उनका, रहन-सहन पूरा ग्रामीण स्तर का था, वैदिक सभ्यता वालों का। इसलिए इसे क्या कह दिया गया? ग्रामीण सभ्यता कह दिया गया। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इसके निर्माता कौन है? कौन है निर्माता? इसके निर्माता कौन है? इसके बच्चों संस्थापक कौन है? किसने स्थापना की? कौन थे जो इस सभ्यता को विकसित किया था? जो सबसे पहले आकर के बसे थे, स्थापित हुए थे और इस सभ्यता को आगे बढ़ाया था। तो कौन थे बच्चों वो? वो थे हमारे पूर्वज, जिनको हम कहते हैं वैदिक आर्य। क्या कहते हैं? वैदिक आर्य कहते हैं, जिन्हें हम अपने पूर्वज मानते हैं। ठीक है ना? हम उन्हीं की संतानें हैं। किसकी? आर्यों की। आर्य शब्द बच्चों जो है, कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। आर्य शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। अरि प्लस ये, अरि प्लस ये टुकड़ों में बांट दें, संधि विच्छेद कर दें, तो क्या बनेगा? अरि प्लस ये। और अरि प्लस ये का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में, जो क्या हो? श्रेष्ठ हो। पहली बात तो, जो श्रेष्ठ हो, और कुल कैसा हो उसका? उच्च कुल। उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ हो, वो क्या कहलाता है? आर्य कहलाता है। समझे? ठीक है? तो अपने आप को इन्होंने उच्च बताया, अपने आप को इन्होंने समृद्ध बताया, अपने आप को इन्होंने ताकतवर बताया। इसीलिए ये क्या कहलाए? आर्य कहलाए ये। यानी कि आर्य जो लोग थे, वो कैसे थे? उच्च कुल के लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे। कहाँ से आए थे वो सारी बात करेंगे अपन आगे। अभी आप ये समझें कि आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ, यानी कि ऐसी जाति जो श्रेष्ठ हो, जो उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ हो और अपने आप को वो औरों से क्या माने? श्रेष्ठ माने, तो वो आर्य है। ठीक है? अब आर्य बच्चों जब आए भारत में, तो भारत में कहते हैं कि कौन निवास कर रहे थे? अपन ने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कहते हैं कि जो सिंधुवासी जो थे, ये भारत में पहले से निवास कर रहे थे। हमने बात की थी, नक्शे के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका है, जहाँ पर सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ बहती है, उसके आसपास आकर के सिंधु वासियों ने अपना निवास स्थान बनाया था। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया था। अब वैदिक सभ्यता के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब सिंधुवासी इस स्थान पर सिंधु प्रदेशों में निवास कर रहे थे, तो यहाँ आकर आर्यों ने क्या किया? आक्रमण किया और इन सिंधवासियों को इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया, पराजित कर दिया युद्ध के अंदर, और खुद क्या बन गए? श्रेष्ठ बन गए और खुद को कहा आर्य, कि हम तो आर्य हैं। और ये जो पराजित हो गए हैं, ये क्या है? अनार्य है। उनको क्या कह दिया? अनार्य कह दिया, यानी उनको कमजोर कह दिया, उनको दास कह दिया, और खुद क्या बन के बैठ गए? श्रेष्ठ बन के बैठ गए, गुणवान बन के बैठ गए, उच्च कुल के बन के बैठ गए। समझ रहे हो? तो विद्वान ये बात कहते हैं कि सिंधुवासियों को पराजित किया, पराजित करके उनको अपना दास बना लिया और खुद श्रेष्ठ बन के बैठ गए। तो इस तरह से आर्यों ने जो है सिंधुवासियों के क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया और अपने आप को भारत के अंदर यहाँ पर स्थापित कर लिया। देखो, नक्शे के माध्यम से मैंने बच्चों आपको पिछली क्लास में बताया था, और मैंने ये भी कहा था आपको कि आपको नक्शा बनाना आना चाहिए। ये टूटा फूटा हो भले, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर बनने की जरूरत नहीं है, नक्शा आना चाहिए बस आपको, ताकि चीजें समझ में आए। मैंने आपको बताया था तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी,
और इस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो पहले तो पाकिस्तान था नहीं, ये तो पूरा भारत का हिस्सा था। तो ये सिंधु नदी है। ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी है बच्चों। और इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं। और सरस्वती नदी भी यहाँ बहती थी, जो वर्तमान में क्या होगी? विलुप्त होगी। तो सिंधु सहित 7 नदियां थी जो इस क्षेत्र में बहा करती थी। नाम लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं। देखो, सिंधु, समझना चीजों को, केवल लिखने तक ही नहीं है, मेरे का उद्देश्य आपको समझाना है। सिंधु, सिंधु के साथ में अपन बात करेंगे सरस्वती। सरस्वती नदी जो कि द्रस्वती नाम से भी जानी जाती है और वर्तमान में ये विलुप्त हो गई है। और इसकी जगह कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है ना, जो कि अपने हनुमानगढ़ टिब्बी से प्रवेश करती है राजस्थान में और आगे पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ये सरस्वती नदी, जिसका अवशेष है कौन सी नदी? घग्गर नदी। उसके अलावा बच्चों, इसकी सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? देखो, झेलम, चिनाब, भूगोल में आपने पढ़ा होगा, भूगोल वाले टीचर ने बताया होगा आपको। झेलम, चिनाब, रावी, एक है व्यास और एक है सतलज। ये है बच्चों, ये नदियां हैं, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो 7 होगी ना, 7 नदियां होगी ये। 1 2 3 4 5 6 7 नदियां कितनी होगी? 7 नदियां होगी। तो इसीलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इसलिए इस प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो यहां पर सिंधुवासी बसे हुए थे और यहां आकर के आर्यों ने आक्रमण किया। आर्य लोग बाहर से आए, है ना, उसके बारे में आगे बात करें, कहां से आए थे वो। बाहर से आए और आकर के इन क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण किया। और यहां पर निवास कौन कर रहा था? सिंधुवासी। सिंधु नदी के आसपास बसे, इसलिए क्या कहलाए? सिंधुवासी कहलाए। तो इन सिंधुवासियों के ऊपर अटैक कर दिया और कहते हैं कि इनको जो है पराजित कर दिया, और पराजित करके इनको अपना क्या बना लिया? दास बना लिया, ठीक है। तो खुद तो क्या कहलाए? वैदिक सभ्यता वाले जो आए थे बाहर से आक्रमण करने वाले, वो तो क्या कहलाए? आर्य कहलाए। और इन दासों क्या कह दिया? अनार्य। ये लो, इनको अनार्य कह दिया, समझ गए। तो इस तरह से जो है वैदिक सभ्यता के जो आर्य है, हमारे पूर्वज है, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है। और बच्चों, यही अनार्य जो है आगे चलकर क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। शूद्र, शूद्र का मतलब है जो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे शूद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये अनार्य आगे चलकर शूद्र बन गए। जब जाति व्यवस्था की, जाति की बात करेंगे अपन, तो वहां पर जिक्र आएगा, शूद्र शब्द आएगा वहां पे, आगे पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नदियां हैं बच्चों, सप्त सिंधु, 7 नदियां जो है ये, इनके प्राचीन नाम, वैदिक सभ्यता के अंदर इनके नाम जो है ना, वो ये नहीं है, नाम अलग है उनके। देखिए, सिंधु का तो सिंधु ही मिलता है, सरस्वती का सरस्वती है, बाकी जो नदियां हैं इनके नाम अलग है। देखो, झेलम को कहा गया है वितस्ता। झेलम का बच्चों प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता, याद रख लेना। चिनाब, चिनाब का बच्चों नाम है अस्कनी। अस्कनी, चिनाब का क्या नाम है? अस्कनी। रावी का क्या नाम है बच्चों? परूषणी। रावी को कहते हैं परूषणी। व्यास को क्या कहते हैं? ये तो आपको याद हो जाएगा, विपासा। और सतलज को क्या कहते हैं बच्चों? सतुद्री। सतुद्री, ये लो, ये आपको नाम याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न आता है बहुत सी बार। झेलम का क्या नाम है? वितस्ता। चिनाब को क्या कहते हैं? अस्कनी। रावी को परूषणी नदी। और व्यास को विपासा और सतलज को सतुद्री। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये रावी वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक झेलम वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी कई बार आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछते हैं कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है, या वेदों में झेलम नदी को क्या कहा गया है? तो वितस्ता कहा गया है। और रावी क्या कहा गया है? रावी को परूषणी कहा गया है। रावी को परूषणी कहा गया है, ठीक है। चलो, इसको याद कैसे करेंगे? देखो, झेलम को याद कर लेना, झेलम वितस्ता। वित्त, वित्त का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसा। वित्त का मतलब पैसा है। और झेलम में झेल, झेल मतलब पकड़ भाई, झेल, ले ले भाई पैसा झेल, ऐसा बोलते हैं ना कि ले भाई ले पैसा झेल थारा। तो झेल, झेलम से याद हो जाएगा। झेलम को क्या कहते थे प्राचीन समय में? वितस्ता। ऐसे याद कर लेना आप इसको, इसे ट्रिक के माध्यम से याद किया करो ताकि जल्दी याद होता है। और रावी को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रावी कहते हैं परूषणी नदी। परूषणी, रावी, परूषणी नदी, ये लो। तो इस तरह से 7 सब सिंधु प्रदेश है जहां पर आकर आर्य जो है वो बस गए थे और अपना शासन तंत्र स्थापित कर लिया था और अपने शासन को विस्तार किया और आगे बढ़ाया उसको, ठीक है। तो ये बच्चों हमने पढ़ा। अब चलते हैं आगे, और अब अपने को आगे देखना है कि भाई वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है, कालक्रम, इसका पीरियड क्या है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने पढ़ा था, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना है? बोलो, 2300 से 1750 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही, 2300 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना गया है। तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम कितना है? चलो पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता का कालक्रम पढ़ते हैं। ये लो, ये हो गया क्लीन, ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के कालक्रम की। वैदिक सभ्यता के
वैदिक सभ्यता का कालक्रम। वैदिक सभ्यता कालक्रम। तो बच्चों कालक्रम जो है वैदिक सभ्यता का वो दो भागों में बंटा हुआ है। देखो, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है ना उसको दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से भाग है? पहला काल तो है बच्चों ऋग्वैदिक काल। पहला काल है बच्चों, पहला जो टाइम पीरियड है वो है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कहलाता है आपके उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ये दो टुकड़ों में बांट के अपन पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ये ऋग्वैदिक काल का टाइम क्या है? तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये लो, ये टाइम है ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये इसका टाइम पीरियड है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ये कालक्रम है जिसके अंदर वैदिक सभ्यता जो है वो फलीभूत हुई थी, पनपी थी, और इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ, और आर्यों ने जो है अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और वैदिक सभ्यता में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्यों का जो आर्य है, मैंने आपको बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसी तरह अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो वो अपने को पता होना चाहिए कि विद्वानों ने जो है आर्यों के स्थान के बारे में क्या कहा है, कि एक्चुअल में आर्य कहाँ से आए थे। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग होना चाहिए कि आर्यों का स्थान। आर्यों का स्थान, आर्य एक्चुअल में आए कहाँ से थे, ये होना चाहिए अपना। तो आर्यों के स्थान की बात करते हैं बच्चों। तो देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। लिखेंगे आप मेरे साथ, बाल गंगाधर तिलक। जानते हो इन सबको, बाल गंगाधर तिलक? ये क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से आए थे। पृथ्वी का ध्रुव है दो, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसका एक ध्रुव तो ये हो गया, इसको क्या बोलोगे आप? उत्तरी ध्रुव। और एक ध्रुव ये है जो कि दक्षिणी ध्रुव है। और इन जगहों पर सूर्य की जो रोशनी है बच्चों, वो कैसी जाती है? बहुत कम रोशनी जाती है। मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर ये आपका सूर्य है, ये सूर्य चमक रहा है यहाँ पे। इसकी जो रोशनी है, तो देखो रोशनी यहाँ तो सीधी पड़ेगी इस एरिया में, तो लेकिन इस एरिया में जो रोशनी पड़ेगी बच्चों तिरछी पड़ेगी। तो जहाँ तिरछी रोशनी पड़ेगी वहां पर क्या होगा? दिन और रात में फर्क आ जाएगा। और सूर्य की किरणें भी वहां कम पहुंच पाएगी, तो इलाका कैसा होगा? ठंडा इलाका होगा। ठीक है ना? तो ये उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है बच्चों, वो कैसा है? ठंडा इलाका है। ठीक है, और विद्वान भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का इलाका है वहां पर बर्फ गिरती है 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन, है ना? इसका भी उल्लेख मिलता है अपने को। ठीक है, और बर्फ ही बर्फ पिघलती है। पिघले कहाँ से? धूप जाती नहीं सूर्य की, तो पिघले कहाँ से? बर्फ। तो बर्फ ही बर्फ है, बर्फीला इलाका है पूरा का पूरा। महाद्वीप पढ़ते हैं आपने भूगोल में, महाद्वीप पढ़ा होगा, अंटार्कटिका पढ़ा है ना? तो अंटार्कटिका ही तो है यहाँ पे, ध्रुव के ऊपर, दक्षिण ध्रुव के ऊपर। और उत्तरी ध्रुव पे कौन सा महाद्वीप है आपके? आर्कटिक, है ना? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर है यहाँ पे, जो कि ज्यादा ठंड होने की वजह से क्या हो जाता है? जम जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर नीचे आपके अंटार्कटिका है। तो ये ऐसे इलाके हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं पृथ्वी के, जहां पर बर्फ ही बर्फ गिरती है। तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है ना, ये कहते हैं कि जो आर्य है वो कहाँ से आए थे? वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, यहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से, यहाँ से, इस ठंडे इलाके से आए थे। ऐसा कहते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक। चलिए, ये तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। 2 नंबर पे आते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जानते हो आप? आर्य समाज की स्थापना करने वाले, हाँ वही है ये दयानंद सरस्वती। तो ये दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? ये कहते हैं तिब्बत से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे बच्चों? ये कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, यहाँ लिखेंगे कि आर्य जो है गंगाधर तिलक ने कहा था कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए थे। बल्कि जबकि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तो तिब्बत से आए थे। तिब्बत, ये लो, तिब्बत से आए थे। ये आपके बाल दयानंद सरस्वती कहते हैं। अब एक विद्वान पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान है बच्चों? मैक्स मूलर जो है वो जर्मनी के विद्वान हैं, ध्यान रखना आप, जर्मनी के रहने वाले हैं मैक्स मूलर। और इनका जो मत है वो सर्वमान्य मत है। ये कहते हैं कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, ये लो, तीनों के मत हो गए। मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान है, वो कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया से आने के इन्होंने कई प्रमाण दिए हैं। उन प्रमाणों के आधार पर अधिकतर विद्वानों ने ऐसा स्वीकार कर लिया कि हाँ वाकई में आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे।
अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर मध्य एशिया कहाँ है? एशिया महाद्वीप तो हमने सुना है, लेकिन ये मध्य एशिया कौन सा है? तो देखिए, मध्य एशिया अगर हम नक्शे में बात करें बच्चों, मध्य एशिया की, अब हम मैक्स मुलर की बात करेंगे, मैक्स मुलर की मत की ही हम बात करेंगे। और मध्य एशिया की अगर अपन बात करते हैं तो ये यूरोप हो गया, और ये एशिया महाद्वीप है अपना, ये आपका यूरोप है। ठीक है, तो देखिए एशिया महाद्वीप के अंदर बच्चों यहाँ अपना भारत है, ये अपना भारत है। तो भारत ही जब ये है तो इस एशिया महाद्वीप का मध्य हिस्सा कौन सा? यही तो हो गया। तो इसी को बोलेंगे अपन क्या? मध्य एशिया। तो इस मध्य एशिया के अंदर जो देश आते हैं, जैसे ईरान है, इराक है, ईरान है, ये सारे देश आते हैं इसके अंदर, जो कि मध्य एशिया में काउंट होते हैं। तो आपके जो विद्वान है मैक्स मुलर, वो यही कहते हैं कि इसी मध्य एशिया से जो है वो आर्य आए थे, कहाँ पर? भारत में आए थे, और भारत में आकर के उन्होंने सिंधु वासियों को हरा दिया था और अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली थी। तो दूसरे विद्वानों ने कहा कि भाई मध्य एशिया से कैसे आए थे, आपके पास क्या प्रमाण है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे? तो मैक्स मुलर क्या कहते हैं? मैक्स मुलर कहते हैं कि सबसे पहला प्रमाण तो ये है कि भाषाई आधार पर, मैक्स मुलर के अनुसार बच्चों, मैक्स मुलर ने जो अपना तर्क दिया है, जो अपनी बात कही है, मैक्स मुलर के द्वारा आर्यों के बारे में कहा है कि भाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो भाषा के आधार पर, अब भाषा के आधार पर कैसे? भाषा के आधार पर देखिए, संस्कृत भाषा के अंदर बच्चों अपन पिता को क्या कहते हैं? पिता को पितरी कहते हैं। पितरी, री की मात्रा लग जाती है ना? पितरी कहते हैं। वहीं अगर अंग्रेजी में बात करें बच्चों, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं पापा को? अंग्रेजी में अपन फादर कहते हैं। चलिए ठीक है। जर्मनी में क्या कहते हैं? जर्मनी के अंदर जो है वादर कहते हैं बच्चों, वादर। देखिए, है ना? पिता को ही संस्कृत में पितरी, अंग्रेजी में फादर, जर्मनी में वादर कहते हैं। और लैटिन में क्या कहते हैं? लैटिन, लैटिन भाषा के अंदर जो है आप इसको पेटर कहते हो, पेटर। लैटिन भाषा में आप पेटर कहते हो। ठीक है, तो ये भाषाई आधार पर देखो शब्द एक ही है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो तो एक ही है, लेकिन देखो कुछ समानता आ रही है इसके अंदर। एक तरफ आप पितरी कह रहे हो, एक तरफ फादर कह रहे हो, एक तरफ वादर कह रहे हो, और एक तरफ आप पेटर कह रहे हो। ठीक है, तो ये जो मैक्स मुलर है ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर समानता मिल रही है, और मध्य एशिया से जो ग्रंथ मिले हैं उन ग्रंथों के अंदर भी भाषाई आधार पर समानता पाई गई है। इस आधार पर उन्होंने कहा है कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से भारत आए थे। पहला तर्क इनका ये है। चलो दूसरा तर्क देखो क्या है इनका। दूसरा तर्क ये है कि एक मध्य एशिया से एक ग्रंथ मिला है, मध्य एशिया से अपने को एक ग्रंथ मिला है जिसका नाम है जैन अवेस्ता। मध्य एशिया से एक ग्रंथ मिला है, ग्रंथ मिला है बच्चों एक, जिसका नाम है जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता नाम का ग्रंथ मिला है अपने को मध्य एशिया से। और ये जो ग्रंथ है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? ईरान में। ईरान में अपने को प्राप्त हुआ है। तो ईरान जो है वो कहाँ है? मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया का देश है ईरान। तो ये जो ग्रंथ मिला है अपने को जैन अवेस्ता, इसकी तुलना की गई है बच्चों किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से इसकी ग्रंथ की तुलना की गई है। और इस ग्रंथ के अंदर, जैन अवेस्ता जो ग्रंथ है ईरानियों का, इस ग्रंथ के अंदर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में बताया है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो इसका वर्णन जैन अवेस्ता ग्रंथ में किया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये समानता, सिमिलरिटी मिल रही है जैन अवेस्ता से। तो इस आधार पर भी जो है ऐसा कहा गया है कि जो आर्य है वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। चलो उसके अलावा देखो एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है बोगाज कोई। एक अभिलेख मिलता है अपने को विद्यार्थियों, जिसका नाम है बोगाज कोई। बोगाज कोई का अभिलेख है, जो कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से मिला है। एशिया माइनर, अभी एशिया माइनर क्या है? एशिया माइनर भी स्थान है जो कहाँ है? मध्य एशिया में। ठीक है, मध्य एशिया के अंदर एक स्थान है, इसका नाम है एशिया माइनर, और यहीं से एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगाज कोई। अब ये बोगाज कोई अभिलेख भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो बोगाज कोई अभिलेख है, इसकी मुख्य बात क्या है कि इसके अंदर ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, यानी ऋग्वेद के जो देवता है उनका वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो ऐसा माना गया है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया में रहते थे, और उनके ग्रंथों का प्रमाण वहाँ भी मिल रहा है, उनके देवताओं का प्रमाण वहाँ भी मिल रहा है, और वही प्रमाण हमें भारत में भी मिला है वेदों के रूप में। ठीक है, तो ये जो बोगाज कोई अभिलेख है ये एशिया माइनर मध्य एशिया से मिला है, और इसमें 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है। चारों का नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन है उसमें। इसमें आपके एक है इंद्र, एक है वरुण, एक है आपके मित्र, और एक है नासत्य। ये 4 ऋग्वैदिक देवता है, इनका उल्लेख अपने को मिलता है किसमें? बोगाज कोई अभिलेख, जो हमें कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से मिला है।
ठीक है। चलो, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैक्स मुलर का मत जो है वो सर्वमान्य मत है और सभी विद्वानों ने इस मत को स्वीकार किया है। इसीलिए सभी विद्वानों ने ऐसा मान लिया है कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है। चलो, अब अपन बात करते हैं, ये मुख्य बातें थी अपनी वैदिक सभ्यता के बारे में, और अब हम आगे चलेंगे और अब हम जो हमारे वेद हैं उन एक एक वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो शुरू। अब हम बात करते हैं वेदों की। अब हम वेदों की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता कालक्रम हमने देख लिया, सभ्यता के जनक जो हैं वो हमने देख लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक वेद की। तो सबसे पहले तो वेद होते क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। वेद का अर्थ क्या है? वेद जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और किससे बना है? विद धातु से बना है। विद धातु। धातु मैं आपको पहले बता चुका हूँ। धातु आप संस्कृत में धातु बोलेंगे, हिंदी में आप क्या बोलेंगे? उसको क्रिया बोलेंगे। हिंदी में आप क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में उसी शब्द को आप धातु बोलते हैं। तो वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है और विद धातु। और वेद का अर्थ क्या हुआ? वेद का अर्थ हुआ ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार, या फिर आप कह सकते हो ज्ञान राशि। ज्ञान राशि। तो वेद अपने आप में क्या? ज्ञान का भंडार है और ज्ञान राशि है। ठीक है। तो वेद शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान का भंडार या ज्ञान राशि। चलिए, तो वेद लिखे किसने? ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेदों को लिखने वाले कौन है? वेदों के रचयिता कौन है? कौन है वेदों के रचयिता? बताओ, किसके द्वारा लिखित है वेद? अधिकतर आपने नाम सुना होगा कि वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी, जो कि गलत बात है। वेद व्यास ने वेदों की रचना नहीं की थी। वेद कोई लिखित ग्रंथ नहीं है जिनको किसी व्यक्ति ने बैठ करके लिख दिया और अपने विचारों से उसने उस चीज को लिख दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद बच्चों, इसके कोई रचयिता नहीं है। वेदों के रचयिता कोई नहीं है, बल्कि संकलन करता है। क्या है? संकलन करता। वेदों का रचयिता कोई नहीं है, संकलन करता है जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास कहते हैं। कौन है संकलन करता? महर्षि, समझना चीजों को, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये है वेदों के संकलन करता। इसका मतलब बच्चों, वेद किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे हुए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बैठकर वेदों को लिख दिया। नहीं, वेद तो बहुत महान है। वेद तो स्वयं देवताओं के मुख से निकले हुए शब्द हैं, वो वेद है। वेदों में रचित जो बातें हैं वो स्वयं देवताओं ने अपने मुंह से बोली है और उन सबको संकलित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है एक जगह पे। और वो व्यक्ति कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने इनका संकलन किया और कुछ चीजें इसमें ऐड की, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? वेद व्यास कहते हैं। इसीलिए इनको वेद व्यास कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्हें वेदों का क्या कर दिया था? वेदों का इन्होंने व्यास कर दिया, वेदों को बढ़ा दिया, विस्तृत कर दिया, ज्ञान राशि इसके अंदर शामिल कर दी। स्वयं ईश्वर के द्वारा दिए हुए कथनों को संकलित कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, देवीय ज्ञान का अंश भर दिया किसके अंदर? वेदों के अंदर। इसीलिए इनको वेद व्यास कह दिया गया। नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन है इनका नाम। तो बच्चों, रचयिता कोई नहीं है, वेदों की रचना करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये किसी पुरुष की विशेष की कृति नहीं है, किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है। ये तो स्वयं देवताओं के द्वारा कही गई बातें हैं, देवताओं के मुख से निकली हुई बातें हैं, जो किसमें मिलती है? हमें वेदों के अंदर हमें मिलती है। इसीलिए भारत के सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, सबसे महान और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं भारत के, जो है क्या? वेद है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये वेद के बारे में अपन ने जाना। अब अपन एक एक वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक वेद, कौन से वेद में क्या है, उनको लेकर के अपन एक एक की अब चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं 4 वेद कौन कौन से हैं और उसके बाद में एक एक की अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये वेद आप भी मेरे साथ बनाओ, इस तरह से सारणी बना लिया करो। 4 वेद हैं, ये लो। कौन कौन से हैं बोलो? आप बोलते रहो, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, कौन से हैं? ऋग्वेद, शाबाश। दूसरा बताओ, यजुर्वेद, बहुत अच्छे, यजुर्वेद। तीसरा बताओ, सामवेद, वाह वाह, वेरी गुड। और चौथा बताओ, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये लो। 4 वेद है बच्चों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो इसमें से ऋग्वेद जो है उसका मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, कितना था? 1500 से 1000। इस टाइम पीरियड के अंदर, ईसा पूर्व, इस टाइम पीरियड के अंदर तो ऋग्वेद की रचना हुई थी। और बाकी ये जो तीनों वेद हैं, इनकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में इनकी रचना हुई थी। तो ये तीनों बाद में लिखे गए हैं। ये सबसे प्राचीन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब अपन ऋग्वेद की बात करेंगे और फिर अपन सारे वेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। सबसे पहले अपन जो है जिस वेद की चर्चा कर रहे हैं वो है अपना ऋग्वेद। तो हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद, देखो बच्चों, ऋग्वेद में ऋग शब्द है जो बना है ऋक से। ऋक किससे बना है? ऋक से बना है।
और ऋक का मतलब होता है ऋचा। और ऋचा किसे कहते हैं? ऋचा कहते हैं श्लोकों को। श्लोक को बच्चों ऋचा कहते हैं। और श्लोक क्या है? श्लोक मंत्र है। देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं की प्रार्थना के लिए जो मंत्र लिखे गए हैं वही क्या है? वही श्लोक है, वही ऋचा है। और वही सब किसमें लिखे हुए हैं? ऋग्वेद के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति के मंत्र, देवताओं की स्तुति के मंत्र, ये लो, ये लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? आपके ऋग्वेद के अंदर लिखे गए हैं, श्लोकों के रूप में लिखे गए हैं। तो कितने श्लोक हैं ऋग्वेद के अंदर? ऋग्वेद में अगर आपको श्लोक पूछे कितने हैं? 10,562। ये बच्चों श्लोकों की संख्या है ऋग्वेद के अंदर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, 10,562 श्लोक हैं इसके अंदर। अच्छा, ऋग्वेद के अंदर बच्चों मंडल कितने हैं? मंडल, आप मंडल कह दो, चाहे आप इसको पाठ कह दो, चाहे आप इसको अध्याय कह दो। जैसे आपकी किताब में होते हैं ना, पुस्तक के अंदर कोई भी पुस्तक उठाते हो किसी विषय की, तो उसमें चैप्टर दिए हुए होते हैं, 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, 20 चैप्टर। एसएसटी की सामाजिक की किताब उठाई आपने, इतिहास की उठाई, तो उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं, 5, 7, 8, 10, इतने पाठ कह सकते हो आप इनको, लेसन कह सकते हो अंग्रेजी में। तो उसी तरह से ऋग्वेद के जो पाठ है वो क्या कहलाते हैं? मंडल कहलाते हैं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल है बच्चों। कितने हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद के अंदर। और उन 10 मंडलों के अंदर जो प्राचीन मंडल है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन 10 मंडलों के अंदर 10 जो पाठ हैं ऋग्वेद के, 10 जो लेसन है, इनमें सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? इन 10 मंडलों में बच्चों जो प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है, वो कौन कौन से हैं? 2 से 8 तक। ठीक है, 2 से 8 तक, यानी 10 मंडल है, 10 पाठ है, उसमें 2 से लेकर 8 तक जो पाठ दिए हुए हैं, जो अध्याय दिए हुए हैं, वो क्या है? वो प्राचीन है। और नवीन कौन से हैं? नए कौन से जोड़े हैं इसके अंदर? नवीन मंडल कौन से हैं? अब कौन से बच गए? 1 बच गया, और कौन सा रह गया? 9 रह गया, और 10 रह गया। ये बच्चों नवीन है 3। ये 3 मंडल नवीन है, पहला, 9वां और 10वां। और 2 से लेकर 8 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीन मंडल कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो लिख लो मेरे साथ साथ, आप ऐसे याद नहीं रहेंगे, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको। लिखोगे तभी याद रहेंगे आपको। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेन वो लिख लो आप। अब देखो मुख्य बातें करते हैं अपन कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है बच्चों, प्रथम मंडल, उसमें क्या जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद का बच्चों जो पहला मंडल है वो कौन से देवता को समर्पित है? अग्नि देवता को समर्पित है। पहला मंडल किसको समर्पित है? अग्नि देवता को, अग्नि देवता को समर्पित। ये लो, ऋग्वेद का पहला मंडल अग्नि देवता को समर्पित है। अग्निदेव को समर्पित है, क्यों है? क्योंकि जब भी हम यज्ञ हवन वगैरह घर में करते हैं तो अग्नि को साक्षी मानकर कार्य करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है बच्चों, वो एक ऐसा देवता है, मध्यस्थ देवता है। मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब समझ रहे हो? मध्यस्थ का मतलब है कि हमारे और देवताओं के बीच में संबंध स्थापित करने वाला जो देवता है ना, वो अग्नि देवता है। यानी हम देवताओं से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, हमें इसीलिए हम हवन करते हैं, आग प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जलाते हैं हवन कुंड में, ताकि अग्नि देवता हमारी बातों को कहाँ तक पहुंचा दे? भगवान तक पहुंचा दे, ईश्वर तक पहुंचा दे। ठीक है, इसलिए अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा गया, यानी हमारा संपर्क बनाता है ये देवताओं के साथ में, हमारी बात देवताओं तक पहुंचाता है। समझ रहे हो? इसीलिए जो है ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो अग्नि देवता को समर्पित किया गया है। ठीक है, चलिए जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं। तीसरा मंडल देखो, तीसरा मंडल ऋग्वेद का बच्चों जो तीसरा मंडल है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और जब भगवान विष्णु को समर्पित है तो इसके अंदर कौन सा मंत्र मिलेगा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है कौन से मंडल में? तीसरे मंडल के अंदर। पहले मंडल के अंदर तो अग्नि देवता को समर्पित है, अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। तीसरा मंडल जो है बच्चों वो विष्णु देवता को समर्पित है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र आता है क्या आपको? सुनाओ चलो। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। करते हैं ना महाराज, ऐसे ब्राह्मण महाराज। हाँ, तो ये गायत्री मंत्र है और इसका उल्लेख किसमें कहा गया है? किया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया। चलो आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं बच्चों अपन। और आगे है नवा मंडल। नवा मंडल, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है बच्चों, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता कौन है? देखो, सोम देवता। सोम देवता कौन है? आपको ये पता होना चाहिए। सोम देवता बच्चों जो है वो वनस्पति के देवता है। वनस्पति मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं इस जगत के अंदर, है ना, इन सब पेड़ पौधों का जो जिक्र किया गया है, वनस्पति का जो जिक्र किया गया है, वो किसमें किया गया है? आपके नवे मंडल के अंदर किया गया है। ठीक है, तो नवा मंडल जो है वो सोम देवता से समर्पित है और सोमदेव का इसमें उल्लेख मिलता है। चलो आगे बात करते हैं दसवां मंडल। दसवां मंडल बच्चों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट दसवां मंडल अपने आप में? क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर जो है वो चतुस्वर्णी समाज, यानी कि समाज के 4 वर्णों की बात की गई है। कितने वर्णों की? 4 वर्णों की। 4 वर्णों की बात, चतुस्वर्णी समाज की बात की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर बच्चों जो है चतुस्वर्णी समाज की बात की। चतुस्वर्णी का मतलब 4 वर्णों, समाज जो है वो 4 है, 4 जातियों में बटा हुआ था। तो उन 4 जातियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर मिलता है। कौन-कौन सी ये 4 जातियां बताओ? ब्राह्मण, सही है। दूसरी क्षत्रिय, तीसरी कौन सी है? वैश्य, और चौथी कौन सी है? शूद्र। ये 4 जातियां हैं। हमारा समाज अब कितनी जातियों में बटा हुआ है ना? अच्छी बात थोड़ी है, बुरी बात है। तो उस समय देखो, प्राचीन समय के अंदर भी समाज जो था वो 4 वर्णों के अंदर बटा हुआ था, जो कौन-कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और इन चारों वर्णों की उत्पत्ति मनुष्य के शरीर से मानी गई है। देखो, मनुष्य के शरीर से, परम पुरुष के शरीर से जो है इन चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। देखिए, ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बच्चों? मुख से हुई है। ये ब्राह्मण, मुख से या सिर से? सिर जो है वहां से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से किसकी हुई है बच्चों? भुजाओं से, हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जंघाओं से किसकी हुई है? जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। और ये जो पैर हैं इनसे किसकी हुई है बच्चों? इससे जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से ये 4 वर्णों का जो जिक्र है वो आपके ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब अपन जो है आगे चलते हैं। ये ऋग्वेद की बात थी, अब अपन यजुर्वेद की बात करेंगे और क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ऋग्वेद तक ही पढ़ेंगे। कल अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है जो 3 वेद और हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी अपन तीनों की बात करेंगे। आई होप कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज़ें समझ में आ रही होगी। कमेंट करके बता दिया करो समझ में आती है कि नहीं आती है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं इससे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।